टेस्ट। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ते हैं जी टेस्ट, या इसी को हम क्या कहते हैं, जेड टेस्ट। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं जेड टेस्ट। तो जेड टेस्ट है क्या? पहली चीज तो जी टेस्ट में या जेड टेस्ट में हम रैंडम सैंपल्स को लेते हैं, रैंडम सैंपल्स को लेते हैं हम। ठीक है, रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, जेड टेस्ट में और जेड के पहले हमने टी टेस्ट किया था, दोनों में फर्क इतना है कि जो आपका टी टेस्ट है वो लेस देन 30 सैंपल साइज के लिए होता है, और ये जो आपका जी टेस्ट होता है या जेड टेस्ट होता है, ये आपका मोर देन 30 के लिए होता है। यानी ये होता है लार्ज सैंपल साइज के लिए। सबसे मेन चीज तो यही है, ये लार्ज सैंपल साइज के लिए होता है, सबसे मेन चीज। दूसरी चीज दूसरी चीज यहां पर भी कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन किसके किसके बीच में होता है? कंपैरिजन बिटवीन पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन। ज्यादा कुछ अलग नहीं होता है जेड टेस्ट। कम सैंपल साइज है तो हम करते हैं टी टेस्ट, और ज्यादा सैंपल साइज है या लार्ज सैंपल साइज है तो वहां पर हम कर देते हैं जी टेस्ट। बस, और कुछ फर्क नहीं है इन दोनों में। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। और एक चीज इसमें हमको ये ध्यान रखनी है कि इसमें हमको नहीं, वैसा ही होता है। इसमें जो है स्टैंडर्ड डेविएशन जो है नोन होता है, गिवन होता है। इसमें मानक विचलन जो होता है वो दिया हुआ रहता है। ठीक है, और इससे हम ये मान सकते हैं कि वेरिएंस भी हमको दिया हुआ रहता है। बस, इससे एक दो बार क्वेश्चन आए हैं, और वो यही आए हैं कि लार्ज सैंपल साइज के लिए हमें कौन सा टेस्ट यूज करते हैं। अगर हमारे पास पॉपुलेशन डेटा है और सैंपल डेटा है, तो सैंपल डेटा और पॉपुलेशन डेटा के बीच में हमको कंपैरिजन करना है, और हमारे पास डेटा 30 से ज्यादा है, लार्ज सैंपल साइज है, तो हम इनमें से कौन सा टेस्ट करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है। तो जी टेस्ट में हम इतना ही पढ़ते हैं। फिर उसमें पेयर्ड और टू सैंपल, वन सैंपल, फिर वो थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं, उनसे कभी क्वेश्चन आए नहीं है तो उन पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे।
नेक्स्ट आता यही है, बताया है ना बस सभी। हाँ, ज्यादा कुछ इससे क्वेश्चन आया नहीं। अब इसके बाद हम देखते हैं एनोवा टेस्ट। हाँ, जो जिनकी साइकोलॉजी है, जो थोड़ा सा साइकोलॉजी में अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे, तो हालांकि वहां पर भी इतने टफेस्ट क्वेश्चन नहीं आए हैं, पर आए हैं। वो पर्टिकुलर रिसर्च मेथोडोलॉजी उनकी अलग होती है साइकोलॉजी में, तो फिर वो इंटरनल उनके रहते हैं, पर पेपर वन में नहीं पूछे गए। फिर है आपका एनोवा टेस्ट, या इसी को हम कहते हैं एफ टेस्ट। क्या कहते हैं इसको हम? एफ टेस्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें हम, इसी को हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एक दो बार क्वेश्चन भी आया है, शायद आया है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन इसके जो फाउंडर माने जाते हैं वो हैं सर रोनाल्ड फिशर। हाँ, आया है, तो पूछ लिया गया था कि इनोवा टेस्ट के फाउंडर कौन है, इसके प्रतिपादक कौन है। तो ये, अब इसको समझना बहुत जरूरी है। सो इनोवा टेस्ट में होता क्या है, आइए देखते हैं। यहां पर जब दो से ज्यादा ग्रुप होते हैं, तो वहां पर उनके मीन का, उन ग्रुप के मीन का कंपैरिजन जब किया जाता है, तो ये टेक्निक जो होती है, ये मेथड जो होता है, वो एनोवा टेस्ट का होता है। तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि दिस अप्लाई ऑन मोर देन टू ग्रुप्स। दो से ज्यादा ग्रुप हों आपके पास, वहां पर ये एप्लीकेबल होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास S1 एक ग्रुप है, S2 एक ग्रुप है, और S3 एक ग्रुप है। अब इसका हम निकालेंगे मीन, इसका हम निकालेंगे मीन, और इसका हम निकालेंगे मीन, और इनका हम आपस में कंपैरिजन करेंगे। सो इस तरीके का जो टेस्ट होता है वो कहलाता है आपका एनोवा टेस्ट। अब इससे क्वेश्चन कैसे आता है कि दो से ज्यादा ग्रुप के लिए, दो से ज्यादा ग्रुप के लिए आप इसका एग्जांपल ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि हमको मान लीजिए हम दवाई का ही एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक ड्रग है, ड्रग ए, ठीक है। अब इस ड्रग को हमें टेस्ट करना है, इसकी टेस्टिंग करनी है। तो हमने क्या किया, इसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी 4 करोड़ की जनसंख्या है, और इस ड्रग का इस जनसंख्या पे क्या असर होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे टेस्टिंग इस ड्रग की। तो हमने क्या किया, इस 4 करोड़ में से कुछ लोगों को ले लिया मैंने, और इनका 3 ग्रुप बना दिया मैंने, ठीक है। अब इस ड्रग को हमने इनको दिया, इनको दिया, और इनको दिया, तीनों ग्रुप को हमने दिया। और जब तीनों ग्रुप को देख लिया, तो इस पर इफेक्ट देख लिया, इस पर इफेक्ट देख लिया, इस पर इफेक्ट देख लिया। ये एक हमारी हाइपोथेसिस है, ठीक है, क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। सो जो भी हमारे आउटकम होंगे, उनको हम फिर पॉपुलेशन मीन से कंपेयर करेंगे कि क्या कैसा है। तो 3 में अलग अलग, इसका मीन 1 आएगा, मीन 2, और इसका मीन 3। इन तीनों में इस ड्रग का हम तीनों पर इफेक्ट देखेंगे, और हम देखेंगे कि कितना इफेक्टिव है और क्या क्या अंतर आ रहा है। तो इस तरीके से जो हम, मान लीजिए हमने कोई एक दवाई ले ली, मान लो XYZ दवाई है, तो मीन जो हम पहले ग्रुप में निकालते हैं, पहले ग्रुप में जो हम टेस्ट करते हैं तो देखते हैं, तो वहां पर
लगभग उसी तरीके का इफ़ेक्ट दिख रहा है, ठीक है? दूसरे ग्रुप में भी लगभग उसी तरीके का और तीसरे ग्रुप में भी वैसा ही दिख रहा है। सो इस तरीके से हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि इस ड्रग ए का या XYZ जो भी आप मानो, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। सो ये थोड़ा-सा ज़्यादा डीप में हो जाता है, ठीक है? सो ये हो गया आपका एनोवा टेस्ट, ठीक है? अब एनोवा टेस्ट भी 2 तरीके का होता है, ठीक है? एक वन वे होता है और एक टू वे होता है, ठीक है? इसमें हम निकालते हैं एफ रेशियो। सबसे अच्छा टेस्ट ये माना जाता है ना, हाँ, किन्हीं कंडीशंस में ये अच्छा टेस्ट माना जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन-सा टेस्ट है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, आया हुआ क्वेश्चन है कि ऐसा कौन-सा टेस्ट है जिसमें वेरिएंस और मीन ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है? वेरिएंस और मीन वो सेम होते हैं, तो वो अनोवा टेस्ट में ही होता है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे इन दिस टेस्ट द वेरिएंस एंड मीन वुड बी सेम। ये चीज जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो एनोवा टेस्ट में हम ये पाते हैं कि इसमें जो वेरिएंस आ रहा है वो और जो मीन आ रहा है उन दोनों की वैल्यू सेम होती है। अब इस पे ज्यादा डीप में जाएंगे तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो हमने इस स्टेटमेंट को एज इट इज रख लिया है क्योंकि ये पूछा गया है। अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है, उसको भी आप जान लें। उसको कहते हैं हम एफ रेशियो। एफ रेशियो एफ रेशियो का एक फॉर्मूला होता है वेरिएंस वेरिएंस बिटवीन ग्रुप्स। वेरिएंस बिटवीन ग्रुप्स अपॉन वेरिएंस विद इन ग्रुप। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी किसी ना किसी पेपर में पूछा गया है। सो इसको आप लिख लेंगे कि इन ग्रुप्स के बीच में इसके बीच में जो वेरिएशन होंगे और इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर भी अंदर अंदर क्या वेरिएशन आ रहा है वो भी, यानी डिफरेंस क्या है, अलग अलग उसमें वैरायटी क्या है, उस पे बात की जाती है। हाँ, इनोवा टेस्ट था ये। और इसके पहले हमने जी टेस्ट किया, यहीं से आज हमने शुरू किया है जेड टेस्ट, ठीक है? और ये तो कल हमने किया ही था, ठीक है? तो आज हमने यहाँ से शुरू किया है, ठीक है? अब इसमें एक चीज जाननी अहम है, वो क्या है कि इनोवा टेस्ट या जिसको हम एफ टेस्ट कहते हैं वो दो तरीके का होता है। एक होता है आपका वन वे टेस्ट, वन वे अनोवा, और एक होता है टू वे एनोवा। इनसे बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लें कि वन वे एनोवा टेस्ट में
जो फैक्टर होते हैं वो डिफर करते हैं। यानी जब डिफरेंस हो, डिफर फ्रॉम वन फैक्टर। अब देखिए जब हम टेस्टिंग करते हैं तो कुछ-कुछ हमको वेरिएशंस दिखते हैं। ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, जैसे मैंने दवाई ही दी, तो कुछ ग्रुप में कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, कुछ ग्रुप में वैसी चीज़ें दिख रही हैं। तो जब एक फैक्टर से डिफरेंस आए पॉपुलेशन मीन में और आपका सैंपल मीन में, तो वहाँ पर होता है आपका वन वे एनोवा। और 2 या 2 से अधिक फैक्टर जहाँ पर अफेक्ट करने लगें, किसमें? पॉपुलेशन मीन में और सैंपल मीन में। तो फिर वहाँ पर क्या हो जाता है आपका टू वे एनोवा। When differ from two or more factor। ठीक है, बताइए। फिर से इसको रिपीट कर दिया जाए, ठीक है। देखिए एनोवा टेस्ट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक वन वे एनोवा होता है और टू वे एनोवा होता है। ठीक है? तो जब हम टेस्टिंग करते हैं तो वन वे एनोवा टेस्ट हम वहां पर करते हैं जहां पर जब हम सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन 2 चीजें लेते हैं। तो पॉपुलेशन से हम सैंपल निकालते हैं, ठीक है? तो जब हमको एक तो सैंपल मीन हो गया आपका, ये एक सैंपल मान लो 1 हो गया, ये सैंपल ए हो गया, मान लो हमने इसको कहां से निकाला? पॉपुलेशन से निकाला। अब ये जो आपका सैंपल आ रहा है, ये सैंपल आ रहा है, ये इस पॉपुलेशन से थोड़ा-सा क्या कर रहा है? डिफर कर रहा है। कुछ अंतर आ रहा है पॉपुलेशन में और सैंपल में, थोड़ा-सा डिफरेंस हमको दिख रहा है और वो डिफरेंस सिर्फ एक ही फैक्टर का है, एक ही कोई चीज़ अलग है, ठीक है? या इसको ऐसे भी समझ लो कि हमने एक दवाई ली और आसानी से समझें आप इसको। हमने ड्रग ए लिया, ड्रग ए, हमने ड्रग ए लिया, ठीक है? अब इसको मैंने S1 पे टेस्ट किया, S2 पे टेस्ट किया और S3 पे टेस्ट किया। यहाँ पर वैल्यू कुछ और आई, यहाँ पर वैल्यू कुछ और आई और यहाँ पर वैल्यू कुछ और आई। बाकी सारी चीजें तो इनकी सेम है। मान लो 3 फैक्टर इससे हमें निकल के मिल रहे हैं, लेकिन इसमें से एक फैक्टर जो है वो इसमें अलग है और इसमें अलग है। तो जब कोई एक गुण अलग दिखे, या तो पॉपुलेशन से सैंपल में या ग्रुप के बीच में, जो अलग-अलग हमने ग्रुप बनाए हैं, तो वहां पर हो जाता है हमारा वन वे एनोवा। बताइए। और अगर 2 से ज्यादा फैक्टर डिफर कर रहे हैं तो वहां पर हो जाता है टू वे एनोवा। यानी जहां पर हमको सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन में या ग्रुप्स के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, वेरिएशंस दिख रही हैं और वो एक फैक्टर को लेकर हो रही हैं। मान लो मैं ये टेस्ट कर रहा हूं कि मेरे को 3 चीजों पे बात करनी है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। इस दवाई के बारे में 3 पॉइंट हमको मिल रहे हैं, ठीक है? एक दवाई के बारे में मेरे को 3 चीजें मिल रही हैं कि इस दवाई को खाने से मेरी बुखार ठीक हो रही है, ठीक है? बुखार के साथ-साथ मेरे को दर्द में भी आराम मिल रहा है, ठीक है? और मेरे को इस दवाई को खाने से मेरी बॉडी में थोड़ी-सी एक्टिविटी यानी मैं सक्रिय भी हो रहा हूँ, होता है जनरली,
ठीक है, बुखार के लिए पैरासीटामोल और दर्द के लिए एनाल्जेसिक और सक्रियता के लिए थोड़ी सी उसमें कैफीन वगैरह डली रहती है। तो ये जनरली दवाइयों में होता है। अब देखो क्या है कि जैसे ही ड्रग ए इस ग्रुप को दिया गया, इस ग्रुप को दिया गया, इस ग्रुप को दिया गया, ठीक है। अब देखो क्या है, इसमें इस वाले में बुखार ठीक हो गई, दर्द ठीक हुआ, लेकिन बहुत डलनेस रही, ठीक है। इसमें बुखार ठीक हो गई, दर्द ठीक हो गया और ये सक्रिय भी रहा। इसमें भी क्या हुआ, बुखार ठीक हो गई, दर्द ठीक हो गया और भी ये सक्रिय रहा। लेकिन यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर हम देख रहे हैं कि सक्रिय नहीं है। तो इन दोनों से ये क्या है, थोड़ा सा ये फैक्टर अलग है। तो जब यहां पर एक फैक्टर बाकी दो से अलग है, तो फिर हम जाते हैं वन वे अनोवा की तरफ। अभी आया अनूप समझ में? और अगर दो से ज्यादा फैक्टर अलग हो जाते हैं, तो फिर हम मान लो कि एक में सिर्फ बुखार, इसमें मान लो सिर्फ बुखार नहीं ठीक हो रही है, दर्द बस चला जा रहा है और सक्रिय भी नहीं हो रहे इस दवाई को खाने से, और बाकी तीन में ये तीनों इफेक्ट दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब दो या दो से अधिक फैक्टर डिफर करने लगे ग्रुप्स के बीच में, तो फिर इस तरीके के लिए हम करते हैं टू वे अनोवा। बताइए, कोई डाउट है? मक्खन की तरह, ओके, ठीक है। चलिए, अब कार्ल पियर्सन कोरिलेशन के बारे में हम बात करते हैं। अगला हमारा टेस्ट जो है वो है कार्ल पियर्सन हम्म कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब इसका पूछा गया है फॉर्मूला, एक दो बार पूछा गया है। इसमें क्या किया जाता है, इस टेस्ट को या इस कोफिशिएंट को निकालने के लिए कहां पर निकाला जाता है, ये दो वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल ए है और एक वेरिएबल ये, ठीक है, दो वेरिएबल है, ठीक है, यानी दो फैक्टर आप मान लीजिए, ठीक है। इन दोनों के बीच में, यानी या इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक एक्स है एक वाई, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, यानी इसका इफेक्ट इस पे कैसा पड़ रहा है, इसका इफेक्ट इस पे कैसे पड़ रहा है, ठीक है। सो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड हैं और कितने मजबूती से जुड़े हुए हैं, इसको निकालने के लिए हम करते हैं कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट को, मतलब हम लेते हैं अपने काम में, ठीक है। अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसमें आप लिख लीजिए कि दिस इज यूज, ये असल में टेस्ट के अंतर्गत रखा जाता है, कुछ लोग इसको टेस्ट के अंतर्गत नहीं भी रखते हैं, ठीक है, पर स्टैटिस्टिक्स का ये मेन पार्ट है, ठीक है, 12th में पढ़ा जाता है कार्ल पियर्सन, ठीक है। दिस इज यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशन ऑफ
टू वेरिएबल। अब इसके लिए वेरिएबल के लिए आपको जानना पड़ेगा कि वेरिएबल्स कितने पर टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, फिर वो पूरा एक अलग टाइप हो जाएगा। तो उसकी चर्चा अभी हम यहाँ पे नहीं करेंगे। इसका मेन फॉर्मूला पूछ लिया जाता है और यही पूछा गया है कि ये कहाँ पर यूज होता है। ये कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट का यूज हम कहाँ पे करते हैं, ठीक है। सो इसको हिंदी में बोला जाता है कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक। कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक भी कहा जाता है इसको, ठीक है। इसको प्रूव करने की एक बड़ी लंबी चौड़ी मेथड मेथड होती है, लंबी चौड़ी नहीं लेकिन ठीक है, होती है। टेबल वेबल बनाते हैं जब हम स्टैटिस्टिक्स सॉल्व करते हैं, तो बड़े अच्छे से ये 11th की एनसीईआरटी आप खोलेंगे तो वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला बस, हाँ, इसकी रेंज कभी कभी पूछ लेता है, इसकी रेंज को आप याद रखेंगे। इसकी जो रेंज होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है, यानी इसकी जो वैल्यू आती है -1 से 1 के बीच में ही आती है। यानी जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये -1 से 1 के बीच में ही आएगा, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेके कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो हमारे टॉपिक के सिलेबस का हिस्सा है नहीं, वरना अपन उसको भी कर सकते थे, ठीक है। सो इसके लिए हम गामा यूज करते हैं। गामा इज इक्वल्स टू समेशन एक्स वाई अपॉन एन सिग्मा 1 सिग्मा 2। ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब ये वो नहीं होता है, वो अलग चीज है। हाँ, ये इसकी वैल्यू की बात की जा रही है। यहाँ पर जो वैल्यू आती है ना, वो -1 से +1 के बीच में आती है। इसकी वैल्यू, इसकी रेंज जो होती है, वैल्यू की बात है, ठीक है। हाँ, आप अगर उसको ऐसे जोड़ना चाहते हो तो ठीक है कि हम यहाँ पर टेस्टिंग जब करते हैं तो फिर रिलेशन की बात आएगी और दो फैक्टर्स के बीच में, तो आप रिलेट कर सकते हो। लेकिन जनरली स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है तो वहां पर वैल्यू जो आती है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें मान लीजिए एक छोटी सी चीज, एक्स्ट्रा चीज है, बता दे रहा हूँ, पूछा कभी नहीं गया है। इसमें जो x की वैल्यू होती है वो x माइनस एक्स बार होती है। ये इकोनॉमिक्स और अ, आपका आर्ट्स वाले बच्चे पढ़ते हैं, ये जो लेते हैं। और जब y की वैल्यू निकालते हैं तो y माइनस वाई बार, ये बार वही है, मीन, दिस इज मीन, ठीक है। तो वहां से निकालते हैं और इस पे ज्यादा अपन डिस्कशन करेंगे नहीं। अपन से सिर्फ ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये फॉर्मूला पूछ लिया गया है और ये पूछ लिया गया है कि लीनियर रिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच में ये स्थापित करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। और कभी कभी इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो भी आप याद रखें। ये गामा इज इक्वल्स टू सिग्मा, सॉरी, समेशन एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ई एक्स डॉट समेशन ई डॉट समेशन वाई। ये पूछा गया, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमको यही मिल जाता है। सो इसको भी आप याद रखें, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसमें बार कैसे निकालते हैं वो तो आप जानते ही हैं। मीन कैसे निकालते हैं हम, है ना। मीन कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ एक्स अपॉन जितना डेटा। इसका मीन कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ वाई, जितने डेटा है सबको जोड़िए और जितने नंबर ऑफ डेटा है उनका डिवाइड कर दीजिए, ऐसे निकालते हैं। पहला फॉर्मूला दोबारा देखिए, एक्स और वाई है अपॉन ये आपका नीचे दिया हुआ है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये निकाल लेना है, ठीक है। ये अगर जब दिया हो तो ये, और जब ये ना दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला ही लगा लेना है। जब स्टैंडर्ड डेविएशन ना दिया हो तो फिर नीचे वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है। ओके,
ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये भी एक तरीके का वेरिएंस ही है। ये जो अंदर है ना, ये जो फैक्टर वेरिएंस, और इस वेरिएंस का अंडर रूट एक स्टैंडर्ड डेविएशन ही होता है। गौर कीजिए, तो क्या मिल जाएगा? यही तो सिग्मा आ जाएगा। ठीक है? तो आगे चलते हैं हम, और अब हमारा आता है, अभी तक हमने पढ़े पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है? और अब हम देखेंगे, हाँ, बताइए, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हेलो। हाँ, ये क्या है? जब ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, क्वेश्चन आया हुआ है जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं? ये वाला जो रिलेशनशिप वाला बता रही थी कि मैं क्वेश्चन हाँ, बता हाँ, रही हाँ, ज़ीरो रिलेशन वाला? हुँ। अलग चीज नहीं है, सेम चीज है। मतलब क्वेश्चन आया है सीधे सीधे कि -1 का मतलब होता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, 0 का मतलब होता है नो रिलेशन, और +1 का मतलब होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। वो प्रिसिजन लिमिट होती है। प्रिसिजन लिमिट का टॉपिक पढ़ा है आपने? प्रिसिजन लिमिट नहीं नहीं का, पढ़ा है। हाँ, प्रिसिजन लिमिट में ही कार्ल पियर्सन का यही वाला टॉपिक लेते हैं कि कार्ल पियर्सन रेंज वहाँ पर यूज़ करता है, -1 टू 8 के बीच में। तो प्रिसिजन लिमिट जो होती है, तो प्रिसिजन लिमिट जब हम लगाते हैं, तो प्रिसिजन लिमिट की जब हम बात करते हैं, तो यही कहते हैं कि जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है, वो -1 से 1 के बीच में ही लाई करता है। ठीक है? जैसे कार्ल हम्म। पियर्स, जब जब हम डेटा स्टैटिक फिक्स करते हैं, तो वहाँ पर जो हम -1 से 1 की वैल्यू आती है। लेकिन जब हम उसको रिसर्च मेथोडोलॉजी में यूज़ करते हैं और टेस्ट में यूज़ करते हैं, तो जब वहाँ पर उसको हम एज़ अ प्रिसिजन लिमिट यूज़ करते हैं, तो फिर वहाँ पर वो रिलेशन जब 2 के बीच में आ जाता है, आपने ठीक बोला, उसको भी यूज़ करते हैं। तो फिर वो -1 जो होता है, +1 पॉज़िटिव होता है, 0 नेगेटिव होता है। ठीक है? हम्म। तो चलिए, तो अब कर लें आगे? इसको खत्म करते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जान लेते हैं। अब है हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब आ जाता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो होते हैं, वो क्वालिटेटिव होते हैं, ये तो आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर आप कुछ चीज़ों का ध्यान दें। जो एच टेस्ट होता है, नॉन पैरामेट्रिक में, वो जो हम पढ़ चुके हैं एफ टेस्ट या एनोवा टेस्ट, उसके जैसा होता है। ठीक है? और इसमें एक और टेस्ट हम पढ़ेंगे जिसको हम कहेंगे यू टेस्ट। ये टेस्ट लगभग बराबर होता है टी टेस्ट के जैसे। सो यू टेस्ट is equivalent to t test and h test is equivalent to f test। ये चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है। तो आइए सबसे शुरू करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं द क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट, और जिसको कहते हैं एच टेस्ट। सो एच टेस्ट की अगर बात करें हम,
एच टेस्ट। तो इसमें हम कंपेयर करते हैं, आपको अगर याद हो तो एफ टेस्ट में हम 2 से ज्यादा सैंपल को या ग्रुप्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहां पर कंपेयर मोर देन 2 सैंपल। लेकिन लेकिन ये रैंडमली सेलेक्ट करते हैं हम। उसमें हम व्यवस्थित तरीके से करते थे, यहां पर हम रैंडम उठाते हैं। वहां पर हम ज्यादा से ज्यादा डेटा की बात कर रहे थे, सैंपल साइज की बात कर रहे थे, और वहां पर हम क्वांटिटी पे ज्यादा बिलीव करते थे कि एक हम सैंपल ले रहे हैं तो वो सैंपल ज्यादा से ज्यादा लोगों को इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वहां पर हमारे जो रिसर्च का बेस हुआ करता था, ज्यादा से ज्यादा आंकड़े और ज्यादा से ज्यादा सैंपल जो हम ले रहे हैं उसका इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन पर देखना। लेकिन यहां पर डेटा नहीं लिया जा रहा है, क्वालिटी देखी जा रही है, यानी टेस्ट कितना इफेक्टिव है। ठीक है, इसके 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, इसको आप जान लें। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है जिसमें रैंकिंग की जाती है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। कोई हमने ग्रुप लिया, हमने सैंपल लिया, उसमें जितने भी हमारे सैंपल हैं उनको हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में उनको मैंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से हमने सबको, जितने भी हमने ग्रुप्स लिए, तो उनको क्या करेंगे, उनको भी रैंक कर देंगे। ठीक है, और फिर तीसरी चीज, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सो ये 3 चीजें होती। सबसे पहली चीज इसमें हमें ये समझना है कि एच टेस्ट जो होता है वो रैंडम डिजाइन के लिए होता है। हमने क्या किया, हम गए पॉपुलेशन से, हम किसी को भी छांट के ले आए। ठीक है, और उसको हमने एक तरीके से नहीं जमाया, हमने रैंडम साइज ले ली डेटा की। फिर हमने उसको क्या किया, कहीं से भी छांट लिया। ठीक है, अब उसको हमने क्या किया, उसको हमने रैंकिंग दे दी, 1 2 3 4 5 ऐसे करके दे दिया हमने किसी एक ग्रुप में। उसके बाद ग्रुप के बाद हमने किसको नंबरिंग दी, जो हम 2 3 ग्रुप ले रहे हैं ना, उनको हमने नंबरिंग दे दी, और फिर उसके बाद हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, सो ये टेक्निक होती है इसको करने की, एच टेस्ट को। तो इसमें सबसे मेन चीज है रैंडम सैंपल साइज हम लेते हैं, और रैंडम सैंपल साइज लेते हैं 2 या 2 से ज्यादा के लिए यूज होता है। तो ये 2 मेन चीज रखनी है। इसमें हम अ, इनकी कार्डिनलिटी सेट करते हैं, नंबरिंग सेट करते हैं, और उसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ये चीजें पूछी गई। इसी को कहते हैं, इसी टेस्ट को हम कहते हैं क्रुस्कल वॉलेस। बताइए, इसमें कोई डाउट है? इसमें और किसी तरीके से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो हम ज्यादा डीप में भी इसको एनालिसिस, इनकी एनालिसिस या इनको नहीं पढ़ेंगे। इन्हीं से क्वेश्चन आए हुए हैं। बताइए, समझ में आया? ये 2 चीजें हमको रखनी है।
रैंडम डिजाइन लेनी है, रैंडम डिजाइन को अरेंज करना है, रैंकिंग करनी है और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, दैट्स इट एच टेस्ट में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मैन विटनी टेस्ट। या इसी को हम क्या कहते हैं, यू टेस्ट। यू टेस्ट किसके जैसा होता था आपको याद है, मैंने अभी बताया, टी टेस्ट के जैसे होता है। यहां पर दो ग्रुप्स लिए जाते हैं। ठीक है, सो इसमें होता है कि डेटा का जो कंपैरिजन किया जाता है बिटवीन टू ग्रुप्स किया जाता है, दो ग्रुप के बीच में किया जाता है। और ये तो आप जानते ही हैं कि इनमें डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, हम पहले ही बात कर चुके हैं। डेटा नॉर्मली नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी क्या बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है मतलब क्या है, रैंडम डेटा है, रैंडम डेटा को हमने उठाया। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में ये आपको ध्यान रखना ही है। ठीक है, उसके बाद और इसमें कुछ नहीं आया है, एक दो बार पूछा गया है कि किसकी तरह होता है, तो आप जानते हो सेम एज टी टेस्ट। ठीक है, दो ग्रुप लेते हैं और उनके बीच में फिर, और देखो होता सेम टू सेम यही है कि हमने एक ड्रग लिया, यहां पर भी ड्रग ए ले लिया हमने, दो ग्रुप बनाए हमने, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ठीक है, अब इसको भी यही दवाई देंगे, इसको भी यही दवाई देंगे, तो फिर फर्क क्या है, कर क्या रहे हैं हम इसमें अलग, नॉन पैरामेट्रिक में इसमें हम अलग ये कर रहे हैं कि जो हम डेटा ले रहे हैं वो हम कुछ ढूंढ ढाड़ के नहीं ले रहे हैं, या एक एक मीटर के हिसाब से नहीं ले रहे हैं, नॉन मीटर के हिसाब से ले रहे हैं, पैरामीटर के हिसाब से नहीं ले रहे हैं, नॉन पैरामीटर के हिसाब से ले रहे हैं, यानी रैंडम डेटा को हम उठा ले रहे हैं। ठीक है, सो ये चीज होती है इसमें, इसलिए ये उससे अलग होता है, यहां पर भी वही चीजें होती। नेक्स्ट आ जाता है आपका काई स्क्वायर, तीसरा है साई या काई स्क्वायर टेस्ट। ये मुझे ही ज्यादा लग रहा है या सबको लग रहा है? क्या ज्यादा हमको भैया बस कर दो, ये एक दिन में पूरा पढ़ा दोगे? नहीं नहीं, बस छोटे छोटे दो ही हैं, दो आखिरी के कर लेते हैं ना, ठीक है। दो ही हैं, इनको खत्म कर लेते हैं। सो एक हो गया आपका काई टेस्ट, काई स्क्वायर, इसको कहते हैं गुडनेस ऑफ फिट, ये नाम भी पूछा गया है शायद, गुडनेस ऑफ फिट। इसमें मेन चीज हमको जानना है जो पूछा गया है कि डेटा इसमें फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, डेटा प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कौन सा डेटा फ्रीक्वेंटली आ रहा है उनको हम लेते हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें दो चीजें होती हैं, मेन चीज काई स्क्वायर टेस्ट में हमको ये जानना है कि यहां पर जो टेस्टिंग होती है वो टेस्टिंग असल में कोई चीज हमने क्या किया, हमने एक दवाई दी। ठीक है, जैसे यहां पर एग्जांपल हम दवाई का ही लेंगे। ठीक है, जैसे कोरोना टाइम पे वैक्सीन ले ली गई। ठीक है, यानी कोरोना की वैक्सीन कौन कौन सी लगी थी यार,
कोवैक्सीन को हम ले लेते हैं, कोवैक्सीन, ठीक है, ये कोवैक्सीन है। अब कोवैक्सीन को हमें टेस्ट करना है, तो हमने सोचा कि हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि इससे लोगों को कोरोना नहीं होगा, ठीक है, कोरोना नहीं होगा या कोविड की बीमारी नहीं होगी, ये हमने एक्सपेक्ट किया, ये हमारी हाइपोथेसिस थी। और फिर इसको हमने टेस्ट किया और उसका हमने क्या देखा, रिजल्ट देखा। सो कहने का मतलब है यहां पर एक्सपेक्टेड चीज को, ऑब्जर्व चीज, ये ऑब्जर्वेशन हुआ हमारा, रिजल्ट जो हुआ वो ऑब्जर्वेशन हुआ। तो असल में क्या हुआ, एक्सपेक्टेड से जब ऑब्जर्वेशन को हम कंपेयर करते हैं तो वहां पर काई स्क्वायर टेस्ट होता है, ठीक है। सो इसमें कौन सी चीज बार बार रिपीट हुई है, कौन सी चीज आई है, कौन सी चीजें हो रही हैं, इन पर मेन फोकस किया जाता है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है, हाँ तब ये क्वालिटेटिव होगा, बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेशन दो के बीच में होता है। तो यहां पर दो कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, कंपैरिजन, कैलकुलेट बिटवीन, कंपैरिजन, कैलकुलेट बिटवीन, एक्सपेक्ट एंड ऑब्जर्व, ये चीज, ठीक है। ठीक है, अब अगर एक्सपेक्टेशन और ऑब्जर्वेशन के बीच में, एक्सपेक्टेशन और ऑब्जर्वेशन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं मिलता है तो वहां पर काई स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सो यहां पर ये पॉइंट नोट करना बहुत जरूरी है काई स्क्वायर में कि इफ द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू या ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ही लिखो, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेक्टेशन, if the difference between observation and expectation is 0, then the value of chi square would be 0। ये चीज है, इसको हमें याद रखना। अब इसमें यह भी जानना है इसके पहले कि भी कुछ अगर, बताया था ना, एक लाइन और बताई थी कुछ, वैल्यू हाँ कितनी आती है ऐसा कुछ। हाँ, अगर ये ज्यादा होगी, ये भी मेन चीज है ना, कि अगर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेक्टेशन, मान लीजिए हमने माना है कोई चीज, हमें कोई वैल्यू आनी है 3 और आ गई 10, ये एक एक हम मान के चल रहे हैं कि कोई चीज हमने मानी थी थोड़ी और आ गई वो ज्यादा, तो वहां पर काई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ज्यादा। और कोई चीज हमने मानी थी ज्यादा, मान लीजिए 3 मानी थी और आ गई 1, तो यहां पर काई स्क्वायर की वैल्यू कम हो जाएगी। यानी जो डिफरेंस आएगा अगर वो आता है कम, पर इससे हम डिसाइड नहीं कर सकते है ना कम ज्यादा से, तो हमको यही समझना पड़ेगा कि पहले की वैल्यू और बाद की वैल्यू में कौन ज्यादा है कौन कम है। तो अगर बाद की वैल्यू ज्यादा तो काई स्क्वायर ज्यादा, और बाद की वैल्यू कम तो काई स्क्वायर कम, ठीक है। सो यहां पर आप समझ लें और लिख लें, इफ द डिफरेंस इज मोर देन
द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर वुड बी मोर। अब इसका आखिरी चीज, इसका एक होता है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला पूछा जा सकता है, हालांकि बहुत रेयरली ही पूछा गया है। सो हम बनाएंगे काई, काई बनता है ऐसा, काई इज इक्वल्स टू, काई या साई भी बोलते हैं, समेशन ऑफ ओ माइनस ई अपॉन ई का होल स्क्वायर। अब यहां पर ओ क्या है ये लिखना बहुत जरूरी है। हियर ओ इज ऑब्जर्वेशनल वैल्यू एंड ई इज एक्सपेक्टेशनल वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और आखिरी आज का वो है चौथा स्फेयरमैन। इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। स्फेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। इसका एक फॉर्मूला होता है, ये पूछा जा सकता है, तो आप लिख लें, रो इज इक्वल्स टू 1 - 6 समीशन डी आई का स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। अब ये कहां पर यूज होता है ये पूछा नहीं गया है, पूछा जाता है तो आप इसको याद किए रहिएगा, अगर नहीं पूछा जाता तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें आपको ये याद रखना चाहिए कि कहाँ पे यूज होता है ये। तो इसको हम यूज करते हैं टू मेजर, जहां पर मोनोटोनिक एक जैसा रिलेशन हो, वहां पर स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन हम यूज करते हैं। ठीक है, दो रैंक्ड वेरिएबल, रैंक्ड मतलब जिसकी वैल्यू दी हुई है, ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है, ये ऊंचा है ये नीचा है, अगर इस तरीके के वेरिएबल आपको दिए रहें, दो फैक्टर दिए रहें, ठीक है, जैसे एक्स और वाई है, ठीक है, सो वहां पर क्या यूज करते हैं हम, जब उनको उनमें एक जैसा वेरिएशन दिख रहा हो, कि यानी इसके होने से ये भी चीज घट रही है, इसके होने पर ये भी चीज बढ़ रही है। सो इस तरीके के रिलेशन को हम चेक करने के लिए स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टू मेजर द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द मोनोटोनिक रिलेशन, मोनोटोनिक relationship between two ranked variable। ठीक है, सो ये आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हो गए। सो आज हमने पैरामेट्रिक के जो बचे हुए थे वो कर लिए, और नॉन पैरामेट्रिक के भी हमने देख लिए 4। अब बताइए, कुछ समझाना है? हाँ भैया एक बार समझा लीजिए। कौन सा समझा दें? इस सबको हल्का हल्का बता दीजिए फॉर्मूला सबका। हाँ, देखो आज जो हमने पढ़ा वो ये है
कि हमने कहाँ से शुरू किया था, जी टेस्ट से। सो जी टेस्ट लेते हैं हम, ठीक है। जी टेस्ट में मोर देन 30 से ज्यादा के लिए लेते हैं, ठीक है। और इसमें रैंडम सैंपल चेक करते हैं, ठीक है। दो ग्रुप के बीच में क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस क्या होता है हमको मालूम होता है, ठीक है। और मेन चीज इसमें यहाँ याद रखना है कि सैंपल साइज हमारी 30 से ज्यादा होती है। तो जिसमें 30 से ज्यादा सैंपल साइज हो, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो, वो टेस्ट जो होता है जी टेस्ट में आता है। एनोवा टेस्ट जो होता है या एफ टेस्ट क्या होता है, वो होता है आपका 2 से ज्यादा, ठीक है। 2 से ज्यादा ग्रुप के लिए यूज होता है, 3, 4, 5, 10 इनके लिए हम क्या करते हैं, 2 से ज्यादा जब ग्रुप होते हैं तो उनके बीच में हम रिलेशन को चेक करते हैं, कौन इफेक्ट हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। तो वहां पर जब इस तरीके की हम टेस्टिंग करते हैं, बहुत ज्यादा ग्रुप में देखते हैं, हमारी अप्रोच जो है वो ज्यादा हो जाती है, तो वहां पर एनोवा टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। यहां पर एक चीज और याद रखना है कि वेरिएंस और मीन जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। 2 से ज्यादा ग्रुप के लिए होता है, ठीक है। एनोवा टेस्ट 2 तरीके का होता है, 1 वे और 2 वे। 1 वे में एक फैक्टर डिफर करता है और 2 वे में 2 फैक्टर डिफरेंट होते हैं, यानी दो तरीके के जो स्टेटमेंट होते हैं, 2 तरीके के